ओके, तो आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कल्चर आइडेंटिटी। कल्चर और आइडेंटिटी का क्या रिलेशन है, सब कल्चर क्या होता है, इथनोसेंट्रिज्म क्या होता है और कॉस्मोपॉलिटनिज्म क्या होता है। तो सभी जो ज्वाइन हुए हैं सभी के लिए गुड इवनिंग। ठीक है, और मेरे बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप डेफिनेटली मुझे फॉलो करिए मेरे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने मेरे स्लाइड में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप डेफिनेटली इसको फॉलो करके आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। अनअकैडमी पे भी आप फॉलो करिए। और जो भी नए न्यू कमर्स है, वेलकम टू माय सेशन। एंड आप सोशोलॉजी ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेरा स्पेशलाइजेशन है, करंट अफेयर्स मेरा स्पेशलाइजेशन है और मेरा नाम आदित्य केदारी है। ठीक है, तो चलिए लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया, तो हमने बेसिक कल्चर के बारे में हमने डिस्कशन किया कि कल्चर होता क्या है। तो कल्चर मैंने आपको पिछली बार समझाया था कि कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ, कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हो। मैंने डेफिनेशंस भी इसके अंदर एक्सप्लेन किए, जहाँ पे मैंने बताया कि जो टाइलर थे, एडवर्ड टाइलर, 1891 में जब उन्होंने डेफिनेशन दी, तो उस डेफिनेशन में उन्होंने ज़्यादातर ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा वैल्यू दिया, जैसे कि कस्टम्स, बिलीफ, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, जो कि इनटेंजिबल चीज़ें हैं जिसको आप छू नहीं सकते। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा उन्होंने वैल्यू नहीं दी। लेकिन मैलिनोस्की ने जो 1931 में जो डेफिनेशन दी, 1931 में जो डेफिनेशन दी, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से आ, उसके अंदर उन्होंने ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड की, जैसे टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, जिसके आर्टिफैक्ट्स हैं, जिसके बारे में एडवर्ड टाइलर ने ज़्यादा बात नहीं की। तो हमने डिफाइन भी किया कल्चर को, लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बस समझाना है किसी को, तो कल्चर मतलब हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, हमारा सोशल बिहेवियर जो होता है वो हमारा कल्चर डिफाइन करता है। अभी हम इंडियन सोसाइटी में पैदा हुए, तो इंडियन कल्चर के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, बात करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं। अमेरिका में होते तो कुछ अलग तरीके से बिहेव करते, जापान में होते तो कुछ अलग तरीके से बिहेव करते, हमारी सोच कुछ अलग होती, क्योंकि कल्चर टू कल्चर वेरिएशन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर अभी इंटरेक्ट भी हो रहे हैं। हमेशा हम जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो लोग ज़्यादातर इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन कल्चर भी ऐसी चीज़ है जो इंटरचेंज होती है। मोहन क्या पूछ रहे हो? एनसीईआरटी एंड नोट इज कोफिशिएंट फॉर सोशियोलॉजी सर। हाँ जी, एनसीईआरटी और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को वो सफिशिएंट है। आप ज़्यादा देखो, कैसा होता है ना, कोई भी ऑप्शनल हो, ज़्यादा किताबें भी कलेक्ट करना बुरी बात है। मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि जो फिक्स किताब है, जो सबसे इम्पोर्टेंट किताब है, जैसे कि हरलाम्बोस है सोशियोलॉजी में ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, वो एक ही किताब करनी है, लेकिन वो किताब इस तरीके से करनी है कि आपको वो पूरी तरीके से आपने उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऑप्शन हो। बच्चे गलती क्या करते हैं, 4-5 किताब लेके सभी किताबों को एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। सोशियोलॉजी एक्सपर्ट्स नहीं बनना है हमें। हमें यूपीएससी जनरलिस्ट बनाता है, स्पेशलिस्ट नहीं बनाता। तो एक ही किताब लो, एक ही किताब को बार बार पढ़ो और आप उस पर मास्टरी लो। ठीक है, कोई भी हो, जनरल स्टडीज में भी इंडियन पॉलिटी का एक ही किताब पढ़ो, डीडी बसु है, बिपिन चंद्रा है हिस्ट्री के लिए, एक ही किताब पढ़ो, बार बार पढ़ो और उसको अच्छे से करो, तो प्रोबेबिलिटी पास होने की बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने कल्चर का ये भी देखा कि जो डाइवर्स सेटिंग्स होते हैं, नॉर्मली जो एनवायरनमेंट होता है, वो एनवायरनमेंट भी कई बार डिसाइड करता है कि आपकी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, आपका गॉड, जिस गॉड को आप वर्शिप करते हो या गॉड्स जिनको आप वर्शिप करते हो, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट पे भी काफ़ी डिपेंड करती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ गणपति, जो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फेस्टिवल है, गणपति फेस्टिवल। ठीक है, अब नॉर्मली गणपति को नॉनवेज नहीं चलता। आप गणपति के जो 10 दिन होते हैं, उस दिनों में हम नॉनवेज नहीं खाते। स्पेसिफिकली जो लोग घर पे गणपति बैठाते हैं या जो लोग बहुत दिल से मानते हैं। लेकिन अगर आप कोंकण एरिया में जाओगे महाराष्ट्र में, वहाँ पे मच्छी देते हैं गणपति को, नैवेद्य, जो भगवान को थोड़ा बहुत देना पड़ता है खाना नैवेद्य करके, तो वहाँ पे मच्छी दी जाती है। अभी ये एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि आप किस तरीके का भगवान को किस तरीके का खाना दे रहे हो। आप गणपति बप्पा को मच्छी कैसे दे सकते हो, लेकिन कोंकण एरिया में वही मिलता है, तो गरीब इंसान वही दे सकता है। वो कुछ घी ये वो अफोर्ड नहीं कर सकता।
लेकिन हाँ, मच्छी तालाब में मिल जाती है, कोंकण एरिया में कोस्टल एरिया है तो मच्छी कहाँ पे भी सस्ते में मिल जाती है। तो उस हिसाब से आपका कल्चर, आपका एनवायरनमेंट आपका कल्चर डिसाइड करता है और आपकी ज़िंदगी डिसाइड करता है। तो वो भी हमने देखा कि जैसे सेटिंग्स चेंज होंगे, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, उस हिसाब से आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो आपके कल्चर डिसाइड करेगी। अब डायमेंशंस ऑफ कल्चर का मतलब है कि कल्चर के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है, कल्चर के अलग अलग ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कल्चर के अंदर जो इंक्लूड की जाती है। जैसे मोहन पूछ रहा है कि सर डायमेंशंस का मतलब क्या है। डायमेंशंस मतलब कि कौन से अलग अलग, अब मेरी पर्सनालिटी के डायमेंशंस क्या क्या है भाई, एक तरफ नॉलेज है, एक तरफ फिटनेस है, एक तरफ टैलेंट है, एक्सपर्टीज है, ये मेरे अलग अलग मेरी पर्सनालिटी के डायमेंशंस है। मतलब मेरे पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या है, ओके, दैट इज माय डायमेंशंस ऑफ माय पर्सनालिटी। उसी तरीके से कल्चर के क्या क्या अलग अलग डायमेंशंस है, मतलब कल्चर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें अलग अलग है। तो सबसे पहला जो डायमेंशन है या जो उसके अंदर है वो है कॉग्निटिव एस्पेक्ट, कॉग्निटिव डायमेंशन। कॉग्निटिव जो ऐसी चीज़ होती है जो आपके थिंकिंग पे डिपेंड करती है, आपके इंटेलेक्ट पे डिपेंड करती है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है। क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया था गणपति बप्पा की मूर्ति आप लोगों को मैंने दिखाई, तो जब मैंने वो गणपति बप्पा की आपको मूर्ति दिखाई तो सब लोगों को पता चल गया कि ये गणपति बप्पा है, ही इज लॉर्ड गणेशा, करेक्ट। किसी ने नहीं बोला कि नहीं ये अल्लाह है, या किसी ने नहीं बोला ये लॉर्ड जीसस है, किसी ने नहीं बोला कि ये स्टैचू है, नहीं, सब लोगों को लगा, सब लोगों को समझ में आया, क्योंकि जो इंटेलेक्ट है, जो सोच है हमारी, वो एक है। तो कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि आपको कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखने के बाद एक ही मीनिंग मिलनी चाहिए। जब आप पानी देखते हो तो उसको आपको पानी समझ में आना चाहिए। तो जब आप भगवान को नहलाते हैं तो हम उसको पानी से नहलाते हैं या शहद से नहलाते हैं या दूध से नहलाते हैं, करेक्ट। तो ये क्यों, क्योंकि इसके हिसाब से जितना आप शहद इस्तेमाल करोगे या आप घी इस्तेमाल करोगे या पानी इस्तेमाल करोगे, तो हमने उसका पवित्र, मतलब अगर पानी से धोते हो तो नॉर्मल, लेकिन दूध से धो रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा प्योर हम मानते हैं कि दूध से अगर किसी को नहलाया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है, तो उसको हम सबसे ज़्यादा प्योर मानते हैं कल्चर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई जगह है जहाँ पे दूध नहीं मिलता या दूध बहुत महंगा है, वहाँ पे ऐसा दूध कोई वेस्ट नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट का मतलब जो आपके मेंटल इंटेलेक्ट एस्पेक्ट्स कल्चर के अंदर जो होते हैं, कि एक किसी भी चीज़ को आप मीनिंग जब देते हो तो वो मीनिंग जो होती है, उस मीनिंग को देने का पीछे का जो माइंडसेट है, वो होते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमको ये सारी बातें हमें समझ में नहीं आ रही होती, वी डोंट अंडरस्टैंड कि भैया कि कैसे किसी चीज़ को कैसे इवेलुएट करें। जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, हमारे पीयर्स, हमारा जो स्कूलिंग है, हमारा कॉलेज है, वो हमें ये सारी चीज़ें सिखाते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। वो कल्चर ही हमें डिफाइन करता है और उस हिसाब से हमारी मीनिंग, उस चीज़ को हम अर्थ देते हैं, उस चीज़ को हम समझते हैं, एक फील करते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, समझ रहे हो। तो ये हो गए उसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। उसके बाद आते हैं नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स। नॉर्मेटिव मतलब हमें हमारा कल्चर नॉर्म्स भी सिखाता है। नॉर्म्स मतलब हमने हमारी ज़िंदगी में कैसे जीना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए। अभी अब इंडिया में अगर रहेंगे तो जो हमारे से जो उम्र में बड़े होते हैं उनके साथ हमें रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है, उनके साथ हमें प्यार से बात करना है, रिस्पेक्ट देनी है, और हमें उनको इस हिसाब से बिहेव करना है कि उनको हमको वैल्यू करना है। उसको हम उनको अगर हम डिसरिस्पेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे एल्डर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे अंकल आंटीज हैं, उनको अगर हम डिसरिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका में जितना आदमी बूढ़ा होते जाता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है, उसकी रिस्पेक्ट कम होती जाती है, लोगों को वो बर्डन फील करने लगता है। और ये कल्चर कहीं ना कहीं इंडिया में बढ़ रहा है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि भाई कोई बूढ़ा इंसान है जो कोई जॉब नहीं करता, किसी भी तरीके का उसका वैल्यू नहीं है सोसाइटी में, तो लोग उसको भूल जाते हैं, लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो ये हो रहा है इंडिया में भी। वो बोल जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कल्चर का भी एक्सचेंज होता है ग्लोबलाइजेशन में। तो ये हो गए नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि जब आप मंदिर में जाते हो तो बाहर चप्पल निकालते हो, लेकिन आप जब चर्च में जाते हो तो चप्पल बाहर नहीं निकालते। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये होती है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स, मतलब नॉर्म्स, मतलब आपको समाज में कैसे बिहेव करना है। और जो लास्ट टॉपिक हमने बात किया था मटेरियलिस्टिक बातें जो है कल्चर के अंदर की, मतलब टेक्नोलॉजी हो गया, प्रोडक्ट्स हो गए। मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए थे मोबाइल्स का, की टेक्नोलॉजी का, एंड इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का। इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, उस हिसाब से हमारा कल्चर उसके साथ आगे नहीं बढ़ रहा है, उस हिसाब से लोग अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी को। और कई सारे जो पुरानी हमारी जनरेशन है
जो नई टेक्नोलॉजी वो समझ नहीं पा रही है वो पीछे रह जा रहे हैं, उनको जॉब से निकाला जा रहा है या वो अपने करियर में ग्रो नहीं हो पा रहे हैं और उनके लिए कोई रुक भी नहीं रहा है, उनको कोई सिखा भी नहीं रहा है, नोबडी केयर्स अबाउट देम, क्योंकि जो नया जनरेशन है वो ये सब कुछ स्कूल से सीख के आ रहा है, क्योंकि 10-20 साल पहले से कहीं कहीं पे कंप्यूटर सिखाना चालू किया बच्चों को। लेकिन अभी अगर आप देखा जाएगा तो कंप्यूटर जस्ट नॉर्मल, आज के बच्चों के लिए कंप्यूटर पे प्ले स्टेशन पे गेम खेलना, कंप्यूटर पे काम करना बहुत ही सिंपल सी चीज हो गई है। अच्छा फतिमा अभी ज्वाइन हुए हो, गुड इवनिंग। जी राम कुमार मैं पढ़ा ही रहा हूँ, यस मैं पिछला सेशन थोड़ा कवर कर रहा हूँ जो लोग नहीं थे उनके लिए। तो ये हो गया मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट जो मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। उसके बाद आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल्चर और आइडेंटिटी का क्या रिलेशन है, तो इसको हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सब कल्चर क्या है, सब कल्चर मतलब कल्चर के अंदर सब कल्चर होता है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे होता है। इथनोसेंट्रिज्म और कॉस्मोपॉलिटनिज्म, ये कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत बार हम बोलते हैं कि हम कॉस्मोपॉलिटन है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, कई बार लोगों को इसका मीनिंग पता नहीं होता है और हमको लगता है कि हमें सब मालूम है। हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अज्यूम करते हैं और ऐसा फील करते हैं कि ये मुझे पता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो चलिए आज का जो पहला टॉपिक है कल्चर और आइडेंटिटी, उसके बारे में बात करते हैं। फॉर द इंडिविजुअल्स द सोशल रोल्स दैट ही और शी प्लेज इम्पार्ट्स आइडेंटिटी। जो आप अपने समाज में जो काम करते हो, कोई भी काम हो, जैसे अभी मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, या आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ते हो, या कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो आपके समाज में जो भी आप रोल परफॉर्म करते हो, कोई भी काम करते हो, उस काम की वजह से आपको आइडेंटिटी मिलती है। जैसे कि अभी मुझे प्रोफेसर आदित्य केदारी कहा जाता है, और जब जाके मैं लीगली लोगों को हेल्प करता हूँ तो मुझे एडवोकेट आदित्य केदारी कहा जाता है। और जब मैं वैसे भी मैं घर आता हूँ तो मैं सिर्फ आदित्य रहता हूँ। तो आपके जैसे मैंने ये पढ़ाया भी था पिछली बार कि एक बंदा अपने लाइफ में बहुत सारे रोल्स परफॉर्म करते रहता है, बेटे का, हस्बैंड का, फादर का, टीचर का, वही आपका जो प्रोफेशन होगा उस हिसाब से ऐसे बहुत सारे रोल्स हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो सोशल रोल्स हैं वो ही आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है। और एवरी पर्सन इन मॉडर्न सोसाइटीज प्लेज मल्टीपल रोल्स, ये जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि मल्टीपल रोल्स हम परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि जो मैंने एग्जांपल दिया है फैमिली के अंदर कि कोई पेरेंट है तो कोई चाइल्ड है, तो हर एक का एक स्पेसिफिक रोल है, और प्रत्येक हर एक रोल को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर भी है, ठीक है। हर इंसान का एक अथॉरिटी है, पावर है। जैसे कोई बड़े जो होते हैं घर में वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बेसिकली उनकी बात हमें माननी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि वो गलत होते हैं, लेकिन हमें मानना पड़ता है और उसके बाद उनको समझाना पड़ता है कि उस वक्त आपने जो कहा वो गलत था, फिर भी हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो ये होता है, दिस इज लाइफ, ओके। और दीज रोल्स आर रिकग्नाइज्ड बाय डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स सच एज लैंग्वेज, ठीक है। अभी ये जो रोल्स हैं या ये जो आपके स्टेटस है समाज में, वो कल्चर देता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई एक ऑफिस में एक बंदा क्लास 1 सर्विस कर रहा है और उसी ऑफिस में कोई क्लर्क है, तो क्लर्क और एक आईएएस ऑफिसर के बीच में जो कल्चरल लैग है या जो कल्चरल डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि आईएएस ऑफिसर को ज्यादा रिस्पेक्ट है, उसका स्टेटस ज्यादा बड़ा है, उसका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्लर्क का रिलेटिवली कम है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, आपकी जो रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से रोल को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, कौन से रोल को क्या पावर देनी चाहिए, ये सारी चीजें कौन डिफाइन करता है, कल्चर। और लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, क्योंकि आप लैंग्वेज से दिमाग, क्योंकि देखो आपको अगर दिमाग नहीं है तो आप भाषा ही भी नहीं सीख सकते। बचपन से जो बच्चे थोड़े से मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, वो बच्चों को समझने में बहुत टाइम लगता है, वो जल्दी सीख नहीं पाते हैं। लैंग्वेजेस हो जाए, मैथमेटिक्स हो जाए, जो भी नॉर्मल डे टू डे चीजें होती है वो बच्चे सीख नहीं पाते। अगर आपके अंदर इंटेलेक्ट है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट आपका स्ट्रांग है, तो आप ये चीजें सीखते हो थ्रू लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कल्चर, क्योंकि हम जब बात करते हैं तभी हमको कल्चर के बारे में समझ में आता है। एक लेवल तक हम बॉडी लैंग्वेज से समझा सकते हैं, हम हाथों से समझा सकते हैं। आपने वो लैंग्वेज भी आपने देखी होगी कि दूरदर्शन पे कि जो जो लोग सुन नहीं पाते या जो लोग बोल नहीं पाते, उनके लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। तो वो लैंग्वेज हमें नहीं आती, वो लोग स्पेसिफिकली उनके लिए होती है ताकि वो समझ में सके कि क्या चल क्या रहा है। तो ये कल्चर डिफाइन करता है, कल्चर इसको डिसाइड करता है। तो ये जो लैंग्वेज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
क्योंकि अगर आपको कल्चर में समझना है, अगर किसी भी चीज़ को आपको मीनिंग देनी है, तो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपको लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे स्टूडेंट्स इन स्कूल्स हैव देयर ओन वे ऑफ रिफरिंग टू देयर टीचर्स। देखिए अभी अभी आप टीचर के साथ रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, आप मुझे सर बोलते हो, अब अपने जो पियर्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उसको आप नाम से बुलाओगे, उसको आप अरे तुरे करोगे, उसको आप आओ जाओ नहीं करोगे। और जो क्लास परफॉर्मेंस होता है, कोई बच्चा जो टॉपर होता है, उस बच्चे से उसको सब रिस्पेक्ट देते हैं, उसको बोलते हैं यार ये तो टॉपर है। और जो बच्चा आखिरी में होता है पढ़ाई में, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है, जो कि गलत बात है। टीचर्स ने स्पेसिफिकली जो बच्चा वीक होता है उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन नॉर्मली उल्टा हो जाता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। जी मोहन, आपने सही कहा कि जो लोकल लैंग्वेज होती है वो सभी समझे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अभी जैसे इंग्लिश का अगर देखा जाए तो उसने एक बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश ने एक पूरे दुनिया को जोड़ दिया है। एक इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज इमर्ज हो रही है धीरे धीरे कि सभी लोग उसके साथ कनेक्ट कर अगर कर पाए तो आप एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाते हो, ठीक है। तो आप ये सारा कल्चर डिफाइन करता है कि कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है। स्पोर्ट्स में अगर कोई अच्छा है तो फिर स्पोर्ट्स में उसको रिस्पेक्ट मिलती है। So by creating this language, which also serves as a code, they create their own world of meanings and significance. तो ये जो मीनिंग्स एंड सिग्निफिकेंस जो है, ये जो चीजें हैं, इन चीजों को कौन डिफाइन करता है? कल्चर। किस चीज को कितना सिग्निफिकेंस देना है, किस चीज को कितना महत्व देना है, किस चीज को क्या अर्थ देना है, मीनिंग, वो सब कल्चर आपको एक्सप्लेन करता है और उसके वजह से आपको आइडेंटिटी मिलती है। ये समझिए, आप जिस समाज में रहते हो, अभी आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन मतलब बहुत जो समझदार, बहुत पढ़े लिखे लोग जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जिनको लगता है कि हम अंडर एम्प्लॉयड है या हमको जितना एक्सपेक्टेड सैलरी उतना नहीं मिल रहा है, वो लोग फॉरेन में जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उतनी सैलरी मिलती है, उनको उतना पैसा मिलता है, उनको उतना एक्सपोजर मिलता है ताकि वो अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सके। इंडिया में नहीं होता क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्री है, इतना फाइनेंसेस हमारे पास नहीं है, इतना अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं है, और लोगों के पास और बहुत सारी चीज़ें जैसे करप्शन है, फेवरेटिज्म है, और इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती, पॉलिटिक्स है। तो लोगों को लगता है कि इससे बेहतर है कि भैया ऐसे देश में चले जाओ जहाँ पे अपनी डिग्री ही सफिशिएंट है, हमारी डिग्रीज हैं, हम इतने पढ़ाई करके यहाँ पे आए हैं तो हमें जॉब मिल जाएगी और हमको जितना एक्सपेक्टेड सैलरी वो भी मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे परफॉर्म करना पड़ता है। ये लास्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने यहाँ पे बताया है कि वुमन ऑल्सो हैव देयर ओन लैंग्वेज विच मेन आर अलूफ ऑफ। औरतें जो होती हैं, कई बार औरतें आंखों आंखों में बातें कर लेती हैं एक दूसरों के साथ, इशारों इशारों में बातें कर लेती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि चल क्या रहा है। तो कई बार ऐसी लैंग्वेज होती है, कई बार औरतों की बिना बोले, बिना कुछ, जरूरी नहीं कि वो कुछ बात करे एक दूसरे के साथ, वो सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखेंगी एंड उनको समझ में आ जाएगी कि चल क्या रहा है, और हमें समझ में नहीं आता है, हम अपने दुनिया में खोए रहते हैं। ये नहीं बताऊंगा मैं कि भाई पुरुषों में भी होता है और जो मर्द होते हैं उनके अंदर भी कुछ अलग ही लैंग्वेज होती है उनकी खुद की। जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ ऐसे कोई चीजें होती हैं जो सिर्फ हम उस ग्रुप के रिलेटेड ही होती हैं। उसको ग्रुप में अगर कोई नया बंदा आता है तो वो देखता है इसमें हंसी जैसा क्या था, इसमें जोक हुआ क्या कुछ, वो नया बंदा या नई बंदी जब भी किसी भी ग्रुप में आता है तो वो समझ में नहीं आता है कि ये जोक था, ये सिर्फ जब आप उस ग्रुप के बहुत पुराने मेंबर हो, आपकी फ्रेंडशिप बहुत पुरानी हो, या आपका फ्रेंड सर्कल बहुत पुराना हो, तो आपकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज हो जाती है कि भैया आंख मार दी या कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा ऐसा किया, ऐसे ऐसे ऐसे, या कुछ ऐसे सर के हाथ ऊपर तो समझ लेने का कि हाँ भाई वो बोल रहा है, चुप बैठ जा, ज्यादा बात मत कर वरना प्रॉब्लम हो जाएगी घर में। तो ये पुरुषों में भी होता है, लेकिन औरतों की एक अलग लेवल होती है। औरतें अपनी अपनी भाषाएं, लाइक बिना कुछ किसी को समझे वो बात कर सकती हैं एक दूसरे के साथ, तो ये औरतों में थोड़ी खासियत होती है। ऑलराइट। तो ये होता है कि आपकी जो आइडेंटिटी होती है उसमें बनने में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कल्चर का, और उसके अंदर कल्चर में जो कॉमन मीनिंग, सिग्निफिकेंस, स्टेटस, रोल्स, ये सारी चीज़ों को कौन ज़्यादा महत्व देता है, वो है आपका कल्चर। ओके, कल्चर ही आपको आपकी आइडेंटिटी देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है, ठीक है। पोल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी मैंने जितना एक्सप्लेनेशन किया उसके हिसाब से ये पोल है। What is the most important factor that influences individual's identity? इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? रिलीजन, कास्ट, कल्चर या फैमिली? ठीक है, चलिए मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके,
चलो, आई होप सब सिलेक्ट करें। ओके, तो अब तक बबीता का करेक्ट आंसर आया है, मोहन का भी करेक्ट आंसर आया है। तो जो भी अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, तो उस हिसाब पे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा एक थोड़ा आपका भी योगदान हो, आप भी थोड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करें क्लास में, इसके लिए मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला जो कि काफी आसान है, और इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसका आंसर स्पेसिफिकली, अभी आपका पोल खत्म हो चुका है, इसका आंसर कल्चर क्यों है। देखो, किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, ऑब्वियसली उसका रिलीजन हो जाए, उसकी कास्ट हो जाए, उसकी उसकी फैमिली हो जाए, ये सारी चीजें इम्पैक्ट जरूर करती हैं आपकी आइडेंटिटी पे, क्योंकि आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप कौन से कास्ट को बिलोंग करते हो, ये आपको आइडेंटिटी जरूर देता है। लेकिन रिलीजन, कास्ट और फैमिली को कौन सिखाता है कि ऐसे बिहेव करना है, वो है कल्चर। कल्चर का इम्पैक्ट सब चीजों पे है, कल्चर का इम्पैक्ट रिलीजन पे है, कल्चर का इम्पैक्ट फैमिली पे है, कास्ट पे है, जेंडर पे है, आपका रेस पे है, इथनिसिटी पे है, लैंग्वेज पे है, प्लेस ऑफ बर्थ पे है, इतनी सारी चीजें हैं जिसके ऊपर कल्चर का इम्पैक्ट होता है। आपकी डे टू डे लाइफ, कैसे बर्ताव, कैसे चलना है, कैसे बोलना, हर चीज पे कल्चर का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। अगर कोई चीज प्रेशराइज करती है इंसान को पर्टिकुलर वे में बिहेव करने की, तो वो है कल्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सब कल्चर के बारे में बात करते हैं। सो देर आर मेनी सब कल्चर्स विद इन अ कल्चर। ठीक है, बहुत सारे सब कल्चर्स होते हैं एक कल्चर के अंदर, जैसे कि एलाइट्स होते हैं, या जो वर्किंग क्लास यूथ होता है। देखो, अब एक मैंने इंडियन सोसाइटी की बात कर ली, तो जो हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, एलाइट्स लोग रहते हैं, सेलिब्रिटीज रहते हैं, उनका अलग कल्चर है। अभी आपने सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपको पता ही चला होगा कि जो बॉलीवुड है, या जो बहुत ही सुपर रिच क्लास है, जिसके अंदर सलमान खान, अरबाज खान, करण जौहर, ये आपका भी विकी कौशल, वरुण वरुण धवन, ये सारे जो लोग हैं, आलिया भट्ट, करीना कपूर, ये जो सुपर रिच क्लास को बिलोंग करते हैं, इनके अंदर ड्रग्स तो नॉर्मल है। लेकिन उसी जगह पे अगर कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग, अगर वो नशा भी करते तो उनका लोकल नशा होता है, भैया कुछ बीड़ी मार ली, सिगरेट मार ले, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है, उनको उसके बारे में इतना एक्सपोजर नहीं है। अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चा है जो पढ़ाई करता है स्कूल में, तो वो ड्रग्स के बारे में जानता भी नहीं है, अगर जानता है तो वो डरता है कि नहीं भाई, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मेरा करियर सेट करना है। लेकिन उसी जगह पे बॉलीवुड में बताया कि यार मेरे पेरेंट्स स्टार्स हैं, मैं उनका बच्चा हूँ, तो मेरा तो करियर सेट है। ठीक है, तो उनका कल्चर अलग है। उसी जगह पे आप मिडिल मिडिल क्लास का एक कल्चर अलग है। गाड़ी भी लेंगे तो छोटी लेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट घर पे, खाने पे, जो डे टू डे एक्टिविटीज में खर्चा करेंगे, क्योंकि उनका सैलरी इतना कम रहता है, उनकी सोच छोटी होती है, क्योंकि उनका ज्यादा रिस्क नहीं लेते। वही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बहुत बड़ी बड़ी रिस्क लेते हैं कि भैया बहुत बड़ा वेंचर करेंगे, करोड़ों में बात करेंगे। मिडिल क्लास आदमी लाखों में ही खुश रहता है। और जो गरीब आदमी होता है, उसको तो दो वक्त की रोटी भी मिल जाए तो उसका कल्चर अलग होता है, कि वो पढ़ाई पे भी जाने दो भैया, बच्चे को पढ़ा के क्या होगा, बच्चे को काम पे लगा दो, किसी होटल में काम पे लगा दो, दिन भर पढ़ाई कर लेगा और रात शाम में होटल में काम कर लेगा, तो पैसा कमा लेगा, अपने को दो वक्त की रोटी मिल जाएगी। तो ये जो चीजें हैं, हर एक का स्ट्राटा जो है, उनका कल्चर अलग है। अगर मैं बताऊं कि जैसे सब कल्चर आर मार्क्ड बाय स्टाइल, टेस्ट एंड एसोसिएशन। हर एक का स्टाइल अलग है, हर एक का टेस्ट अलग है, हर एक का एसोसिएशन भी अलग है। जैसे कि अगर मैं कास्ट सिस्टम की बात करूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके नीचे अनटचेबल्स, हर एक का कल्चर अलग है। सबसे सिंपल, भैया शादी का रिचुअल्स देख लो, या कोई भी पूजा हो, आरती हो, हर एक का रिचुअल अलग होता है। करेक्ट। तो ये सो सारे सब कल्चर का जो पार्ट है, वो हर एक अलग। अभी जैसे डोमिनेंट कास्ट है, तो उनके एसोसिएशंस भी बड़े बड़े लोगों के साथ रहते हैं, उनके कांटेक्ट गवर्नमेंट में, पॉलिटिकल पार्टीज में, जुडिशरी में, एग्जी ब्यूरोक्रेट्स में, इन सारी चीजों में होता है। समझ रहे हो? तो ये उनका एसोसिएट। पर उसी जगह पे अगर लोअर कास्ट में जाओगे, तो उनको गवर्नमेंट में इतने लोग नहीं है, उनकी रीच ज्यादा नहीं है, उतना भी इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, इसलिए उनके लिए रिजर्वेशन अभी गवर्नमेंट ने अभी भी रिसेंटली और 10 साल के लिए एक्सटेंड किया है रिजर्वेशन, 2030 तक। तो उनके कॉन्टेक्ट्स अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका शादी करने का तरीका अलग है, उनका कपड़े पहनने का तरीका अलग है, उनका अभी ड्रेसिंग जब देखते हैं आप, जो ट्रेडिशनल ड्रेसिंग होती है, अगर राजस्थान की कल्चर देखोगे, महाराष्ट्र का कल्चर देखोगे, तो विद इन इंडियन सोसाइटी देर आर डिफरेंट सब कल्चर। महाराष्ट्र का सब कल्चर है, राजस्थान का सब कल्चर है। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर का अलग सब कल्चर है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, तो महाराष्ट्र के अंदर कोंकण का सब कल्चर अलग है, मुंबई का सब कल्चर अलग है, पुणे का सब कल्चर अलग है, मराठवाड़ा, खानदेश, विदर्भ,
हर जगह पे थोड़ा सा वेरिएशन है। सिंपल सी बात, टेस्ट की अगर बात कर लो तो खाने की बात कर लेते हैं। अगर आप विदर्भ खानदेश की बात करेंगे तो खाना तीखा होता है। कोंकण में चले जाओगे तो हर चीज में नारियल गिरता है। पुणे में चले जाओगे तो मीठा ज्यादा खाएंगे। मुंबई में तो पूरा खिचड़ी है। तो ये है सब कल्चर, कि एक सोसाइटी के अंदर और सब कल्चर, उसके अंदर और सब कल्चर, ऐसे होते हैं सब कल्चर। ठीक है। पर्टिकुलर सब कल्चर आर आइडेंटिफाइबल बाय देयर स्पीच। स्पीच, बात कैसे करते हैं। अगर मैं बोलूं हिंदी, हिंदी की अगर बात करेंगे तो दिल्ली की हिंदी अलग है, बम्बई की हिंदी अलग है, साउथ इंडियन लोगों की हिंदी अलग है। वो बात करने का जो टोन होता है ना, वो अलग होता है। देखो अब महाराष्ट्र में भी अगर पुणे की मराठी, मराठवाड़े की मराठी, खानदेश और विदर्भ की मराठी अलग 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 है। विदर्भ में थोड़ा हिंदी ज्यादा आ जाता है मराठी में, बहुत टूटी फूटी मराठी होती है। और पुणे की ऐसी माना जाता है कि बहुत ही क्लास, वही सही मराठी, वो शुद्ध मराठी, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। तो ऐसे वेरिएशन जो है ना, ये स्पीच में, ड्रेस कोड्स में, अगर आप कपड़ों की बात करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ड्रेस सेंस अलग है। हर हर स्टेट में अगर देखोगे, जैसे मैंने जम्मू कश्मीर का ड्रेसिंग सेंस, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, तो आप साउथ में जाओगे तो लुंगी पहनते हैं लोग। महाराष्ट्र में लुंगी इतना नहीं, पैंट्स सॉर्ट ऑफ या बरमूडा ऐसा कुछ। और दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में ठंडी ज्यादा, तो उनका ड्रेसिंग सेंस अलग है उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है। प्रेफरेंसेस फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूजिक। अगर आप पंजाबी म्यूजिक, मराठी म्यूजिक, कश्मीरी म्यूजिक, है ना, म्यूजिक में भी काफी सब कल्चर्स होते हैं, करेक्ट। पूरे बिहार में 6 लैंग्वेजेस। देखा, बबीता ने बोला कि बिहार एक ही स्टेट है, उसके अंदर 6 लैंग्वेजेस है। ठीक है। तो आई थिंक भोजपुरी है, अवधी है, हिंदी है, उर्दू है ना। एम आई राइट बबीता? अगर आपको 6 लैंग्वेजेस पता होंगे तो चैट बॉक्स में जरूर, चैट बॉक्स में जरूर जरूर लिखिएगा, मैं सब लोगों को बताऊंगा। मथिली, ओके, मथिली एक लैंग्वेज बता रही है बबीता। ठीक है। और ये जो म्यूजिक, अगर म्यूजिक का अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो म्यूजिक भी एक तरीके, उसके अंदर भी काफी सब सब कल्चर होता है, कि पंजाबी, भांगड़ा, सूफीज्म। साउथ इंडिया का अलग है, इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक अलग है, बहुत सारे अलग अलग घराने हैं। आपने अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो ऐसे बहुत बहुत अलग अलग घराने हैं, करेक्ट। ओके। उसके बाद सब कल्चरल ग्रुप्स कैन आल्सो फंक्शन एज कोहेसिव यूनिट्स व्हिच इम्पार्ट्स एन आइडेंटिटी टू द ऑल द ग्रुप्स ऑफ द मेंबर। देखिए, अगर आप किसी सब कल्चर को बिलोंग करते हो, जैसे अभी मैं, आप अगर अभी जैसे बबीता बिहार को बिलोंग करती है, स्पेसिफिक उसके अंदर का जो उसका लैंग्वेज होगा, लोकल लैंग्वेज, उसको उसका अटैचमेंट ज्यादा होगा। जैसे मेरा अटैचमेंट मराठी को ज्यादा है। माघी, मैथिली, भोजपुरी, तेथी। ओके, ऐसा बबीता ने अभी तक 4 लैंग्वेजेस बोल दिए, तो काफी अलग अलग है। भोजपुरी मैंने करेक्ट बोला, एंड आई थिंक इट विल बी द रेस्ट टू विल बी, आई थिंक, हिंदी एंड अवधी। आई थिंक ऐसा। अवध, अवध होता है ना, अवध था ना पहले बिहार, तो अवधि होगा आई थिंक। मैं आई मे बी रॉन्ग। हाँ ठीक है, तो बबीता ने सही चलो, मेरा तुक्का लग गया। तो ये, क्योंकि जो सब कल्चर का जो आपका ये होता है आइडेंटिटी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्योंकि सब कल्चर में क्या क्या आएगा, आपकी कास्ट, आपके रिलीजन के अंदर का भी सब रिलीजन भी हो सकता है, सब कास्ट हो सकती है। जैसे अगर अदर बैकवर्ड कास्ट में भी कितने सारे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में भी कितने, पर लेकिन आपका ज्यादा अटैचमेंट किस चीज को होता है, आपकी खुद की कास्ट से होता है, आपकी खुद की मदर टंग से होता है, आपके खुद के ग्रुप से होता है, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके पीयर्स, आपके फ्रेंड्स, उसको ज्यादा अटैचमेंट होती है, आपका ज्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं कि उस चीज को आपको ज्यादा प्यार करते हैं आप। पर नेशनल लेवल पे, जैसे अभी आप देखते होंगे कि महाराष्ट्र में यूपी बिहार के लोगों को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता था पहले, जब राज ठाकरे साहब अपोज कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित्स को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता है। तमिलनाडु में कहा जाता है कि हिंदी बोलने वालों को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न लोग तो बोलते हैं कि भैया इंडिया में ही हमको ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो ये इसका थोड़ा सब कल्चर का कॉन्फ्लिक्ट जरूर हो सकता है, इसका ये प्रॉब्लम है। ठीक है। सो विद इन सच ग्रुप्स देयर कैन बी लीडर्स, ठीक है, एंड फॉलोअर्स। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं, इसके अंदर लीडर्स हो सकते हैं, फॉलोअर्स हो सकते हैं। ठीक है। बट ग्रुप मेंबर्स आर बाउंड बाय द पर्पस ऑफ द ग्रुप एंड वर्क टुगेदर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। जैसे कास्ट का अगर मैं बात करूं, कास्ट इज सच, उसका जो सब कल्चर है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि अगर बाहर की कास्ट के बंदी या बंदे के साथ शादी करोगे तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ये हर एक ग्रुप का एक एजेंडा होता है, हर एक कास्ट का एजेंडा होता है। उसके लीडर भी होते हैं, कास्ट के लीडर, कास्ट लीडर्स होते हैं, या उसके फॉलोअर्स होते हैं। और वो अपने ग्रुप की आइडेंटिटी, या अपने जो, उसको एक तरीके से हम ऑर्थोडॉक्स से भी बोल सकते हैं, को बचाने के लिए वो किस भी हद तक जा सकते हैं। अच्छी भी चीजें हो सकती है और बुरी चीजें भी हो सकती है।
तो इन चीज़ों से हमसे बचना है, इन चीज़ों से हमको अपने आप से बचाना है, ठीक है। उसके बाद फॉर इंस्टेंस यंग मेंबर्स ऑफ द नेबरहुड कैन फॉर्म अ क्लब टू एंगेज देमसेल्व्स इन स्पोर्ट्स एंड अदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। अभी महाराष्ट्र में बहुत है, हमारा कास्ट भी ऐसा ही है, ये बिल्कुल। और ये अभी सब कल्चर का एग्जांपल दूं तो ईगल गैंग, फ्रेंड्स ग्रुप, ऐसे जो बंदे एक साथ आ जाते हैं किसी सोसाइटी में कि भैया कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन रखेंगे, कोई रेस रख लेंगे, कोई काम करेंगे और या नेबरहुड को सुधारेंगे। वो क्यों करते हैं? ताकि ये अपने बैनर लगाते हैं। महाराष्ट्र में बैनर लगाने का बहुत ही गंदा रिवाज है। हर आपको 100 फीट पे आपको एक बैनर दिख जाएगा। उसी जगह पे गुजरात में जाओगे या बैंगलोर में जाओगे, वहाँ पे बैनर्स पूरी तरीके से बैंड है, बैनर नहीं लगा सकते आप। तो महाराष्ट्र में नहीं है वो बैन, तो कुत्ते का भी फोटो लग जाता है कभी कभी कि हैप्पी बर्थडे टॉमी है। क्या चल रहा है? टॉमी है, टॉमी का क्या लेना देना, वो क्या समाज सेवा कर रहा है, आई डोंट नो। तो ये ग्रुप्स आते हैं और उस सोसाइटी को, उस नेबरहुड को बचा डेवलप भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो क्रिएट न्यूसेंस, ठीक है। सच एक्टिविटीज क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज, क्योंकि पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है। कोई बच्चा, अगर रोटरी क्लब अगर मैं बात करूँ, रोटरी क्लब में जो लोग काम करते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं, उनके एक पॉजिटिव इमेज रहती है कि कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, ओके, in the locality, and this gives the member not only a positive self image but also inspires them to perform better in their activities। कि इंस्पायर भी करते हैं जब पॉजिटिव कि ये बच्चा इस क्लब को बिलोंग करता है, ये बच्चा ऐसे काम करता है, वो आदमी ऐसा इस एसोसिएशंस को इन्वॉल्व है, एनजीओ में काम करता है, तो आपकी इमेज बनती है, आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है, आपको आजू बाजू के लोग जानने लगते हैं, आपको आइडेंटिटी मिलती है, तो आप और मोटिवेट होते हो कि मैंने और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। ये सब कल्चर होता है हर एक क्लब का, हर एक ग्रुप का, हर एक एसोसिएशन का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है। अगर आप जॉब करते होंगे तो हर एक जॉब कल्चर जो बोलते हैं, जॉब कल्चर क्या है? सब कल्चर, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है। कहीं पे सिर्फ काम को महत्व दिया जाता है, इंसानों को नहीं दिया जाता। कहीं पे इंसानों को महत्व दिया जाता है, काम होते रहेगा, काम हो जाएगा। ऐसे दोनों चीजों को बैलेंस करने वाले भी ऑर्गेनाइजेशन है कि भैया काम करिए, हम आपको पहले बता रहे हैं, टाइम पे खत्म करिए, हम आपको 10 दिन पहले बता रहे हैं। कोई कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है कि सुबह बोलता है कि मुझे शाम को चाहिए, या शाम को 4 बजे जब जॉब छूट रहा होता है तब बोलते हैं कि शाम को 6 बजे हम तक। वो बहुत ही घटिया ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऐसी जगहों पे काम नहीं करना चाहिए। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। So the group is the orientation of their identity as a group undergoes a transformation। देखिए ग्रुप हमेशा इवॉल्व होते हैं। अगर कास्ट देखेंगे, मीना ट्राइब जो थी राजस्थान की, एक जमाने में वो उनको रिजर्वेशन मिलता था, वो ट्राइब्स इंक्लूड किया, उनको ट्राइब्स करके माना जाता था। लेकिन आज के डेट में मीना ट्राइब इज वन ऑफ द मोस्ट सोशली एंड इकोनॉमिकली एडवांस ट्राइब्स इन राजस्थान, और उनको रिजर्वेशन नहीं है मीना ट्राइब को। तो उनको ट्रांसफॉर्म हो गए, उनके उनके गोल्स और बड़े हो गए, उनका विजन और ज्यादा बड़ा हो गया, उनकी सोच ज्यादा बढ़ गई। अभी दे आर इनटू गवर्नमेंट, दे आर इनटू पॉलिटिक्स, दे आर इनटू बिजनेसेस, दे आर इनटू सो मेनी थिंग्स, एजुकेशन सेक्टर हर जगह पे है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूर ध्यान में रखिए। द ग्रुप इज एबल टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम अदर ग्रुप्स एंड देयरबाय क्रिएट इट्स ओन आइडेंटिटी। सब सारा जो खेल चल रहा है वो आइडेंटिटी का चल रहा है, थ्रू द एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ द नेबरहुड। सब जन आज की दुनिया में, आप लोग आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, आप आईपीएस क्यों बनना चाहते हो? कि भैया आपको समाज में आपकी आइडेंटिटी बनानी है, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको लोग आपको जाने, लोग आपके बारे में बात करें, लोग आपके बारे में छापे न्यूज़पेपर में, लोग आपके बारे में, आप पावर भी मिलती है आपको, तो आइडेंटिटी मिलती है ना सबसे इम्पोर्टेंट। जब आप आईएएस आईपीएस बन जाते हो तो सारी समाज आपके आगे रिस्पेक्ट देता है आपको कि अरे आईएएस बन गया, मतलब बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए तो सब लोग आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका हमारे कल्चर में आईएएस आईपीएस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन उसी जगह पे अगर आप यूके में या अमेरिका में जाओगे, वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। वहाँ का जो कमिश्नर होता है उसको हेड कांस्टेबल बोलते हैं। डू यू नो दैट? उसका जो टाइटल है, कमिश्नर ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी इन यूके इज कॉल्ड एज हेड कांस्टेबल। मतलब हमारे यहाँ पे तो हम हंसेंगे, हेड कांस्टेबल क्या होता है, वो बोलेगा भैया मैं कमिश्नर हूँ, तो हम डर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है, मैं फिर से चाहता हूँ कि आप लोग इसमें इसका आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग is a type of subculture in India? Marriage rituals, secular mindset, humanistic approach और male domination। ठीक है, सब कल्चर इसमें सब कल्चर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैंने स्टार्ट कर दिया है, आपको सिलेक्ट करना है कि परिवर्मा का, परिवर्मा आप नए हो क्या मेरे सेशन में? आपका मैंने पहली बार नाम नाम पढ़ा है, परिवर्मा। अगर आप नए हो तो वेलकम टू माय चैनल, चैनल बोल रहा हूँ, वेलकम टू माय सेशन। और
ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए अनअकैडमी पे, और मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करिए। ठीक है, मोहन आपका भी करेक्ट आ गया है आंसर, और बाकी के लोगों का गलत आया। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मैरिज रिचुअल्स। मैरिज रिचुअल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सब कल्चर है, क्योंकि अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, रिलीजन में, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, इनमें मैरिज में काफ़ी चेंज, अलग अलग रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। तो ये सब कल्चर है। सेकुलर माइंडसेट, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑल ओवर इंडिया फॉलो किया जाता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। और मेल डोमिनेशन देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी में नॉर्मल है। यहाँ पे फीमेल डोमिनेशन सब कल्चर है। ठीक है। गुड इवनिंग प्रियंका कुमारी, कैसे हो? लेट ज्वाइन हो गए? नहीं सर, मैं बहुत दिनों में आई लाइव क्लास में। अच्छा परी, ओके ओके। क्यों, क्या हुआ नहीं कर रहे हो अटेंड? या आप डेफिनेटली मेरे सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो मैं वहाँ पे अपडेट्स करते रहता हूँ मेरे सेशन कब हो रहा है, या आपकी एग्जाम होगी तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, तो मेरे लाइवली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। प्रियंका कुमारी, आप नए हो, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय सेशन, जो भी नए लोग हैं। अरे बाप रे, कोरोना हो गया था, प्लीज़ अपना ध्यान दो। प्लीज़, कोरोना बहुत ही रिस्की है भैया, सब लोग अपना ख्याल रखो। मोहन क्या बोल रहा है? आई विल रिमूव कॉर्पोरेशन एंड सेल्फ आइडेंटिटी, सो आई विल ट्राई यूपीएससी। सही है, इसीलिए तो सब चल रहा है। यूपीएससी कर रहे हो कि आपकी खुद की आइडेंटिटी हो। एंड प्रियंका वेलकम, आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करिए, और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, टेलीग्राम स्पेसिफिकली, फेसबुक पेज और यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे पीपीटीज में मैंने उसका नाम दिया हुआ है, फॉलो कर सकते हैं। और परी, प्लीज़ अपना ख्याल रखो। कोरोना इज अभी तक उसका जो डेंजर है अब तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस के, लॉकडाउन के काफ़ी कम हो गए, लेकिन डरना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। इथनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है? इथनोसेंट्रिज्म इज द एप्लीकेशन ऑफ वंस ओन कल्चरल वैल्यूज इन इवैल्यूएटिंग द बिहेवियर एंड बिलीफ्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स। एक तरीके से इथनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है कि मेरा जो कल्चर है वो दूसरों के कल्चर से बेटर है। मैं अपने ही कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपने कास्ट को, अपने मैरिज को, अपने मैरिज रिचुअल्स, सेरेमनीज को ज्यादा इवेल्युएट करता हूँ दूसरों के साथ कंपेयर करके, और कंपैरिजन के बाद ये बताने कि मैं बेहतर हूँ। ठीक है, दिस मीन्स दैट कल्चरल वैल्यूज प्रोजेक्टेड एज द स्टैंडर्ड और नॉर्म आर कंसिडर्ड सुपीरियर टू दैट ऑफ द बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ अदर कल्चर्स। कि हम, हमारा हमारा कल्चर सुपीरियर है, मतलब मॉडर्न कल्चर इज मोर सुपीरियर देन ट्राइबल कल्चर, वेस्टर्न कल्चर इज सुपीरियर देन इंडियन कल्चर। ठीक है, ये गलत है। मेरा तो क्लियर मानना है इस चीज पे। जो लोग को लगता है कि मेरा कल्चर, मेरा रिलीजन, मेरा कास्ट सुपीरियर है बाकी के लोगों से, देखो, ये कहना कोई बात नहीं कि आई एम अ प्राउड हिंदू, आई एम अ प्राउड मुस्लिम, आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन, मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप ये बोलते हो कि आई एम हिंदू एंड वी आर बेटर देन अदर रिलीजन, ये गलत है। ऐसा, ये गलत माइंडसेट है। हर एक का कल्चर उसके लिए प्यारा होता है, हर एक की आइडेंटिटी उसके लिए प्यारी होती है। भले ही वो क्लर्क क्यों ना हो, तो भी उसके साथ हमने रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए कि भैया थोड़ा काम था, आप वक्त है कि आपके पास, आप थोड़ा मुझे हेल्प कर दीजिए। क्योंकि रिस्पेक्ट आप दोगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। अगर उसके साथ आप गलत तरीके से बिहेव करोगे तो ना ही वो आपको रिस्पेक्ट करेगा और ना ही समाज आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो क्लर्क हो या प्रधानमंत्री हो देश का, उसके साथ हमें रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। जो चाहे कल्चर महाराष्ट्र का हो या बिहार का हो या जम्मू कश्मीर का हो या नॉर्थ ईस्ट का या साउथ इंडियन, कौन सा भी कल्चर हो, हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम अगर उनके पास जा रहे हैं तो उनके हिसाब से हमने अपने आप को थोड़ा सा ढालना चाहिए। ठीक है, ये सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरलाइंग इथनोसेंट्रिक कंपैरिजन इज अ सेंस ऑफ कल्चरल सुपेरियरिटी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड इन कॉलोनियल सिचुएशन। देखिए, जैसे कॉलोनियल सिचुएशन की मैंने एग्जांपल यहाँ पे क्यों